करें तो सैटेलाइट्स हैं। तो ये हमारे लिए दीज आर द मैक्सिमम लिमिट्स वी हैव सीन इन आवर डेली प्रैक्टिकल लाइफ। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटिविटी, देन वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट्स हैविंग वेरी हाई वेलोसिटीज। इनकी वेलोसिटीज बहुत हाई हैं और किसके इक्वल हैं? कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हमने इसके इफेक्ट देखे, हमने अभी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखा था, वो था टाइम डायलेशन। ठीक है, टाइम डायलेशन का मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल बताया था। क्या था वो एग्जाम्पल? म्यूजॉन। म्यूमेसॉन्स का। समझ में आया था या एक बार और समझाऊं? बताओ मुझे। सर एक बार और समझा एक बार दीजिए। और तो मैं एक बार उसकी पीपीटी ओपन करता हूँ, एक बार और हम समझते हैं उसको, म्यूमेसॉन का क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो मैं अभी एक मिनट, स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है ना मेरी भी? नहीं सर। हाँ सर। योर एंटायर स्क्रीन, ओके। ओके, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया था ना? यस सर। टाइम डायलेशन भी हमने कहा, जबकि जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन था वो एक एपरेंट इफेक्ट था जो हमें फील होता है। ठीक है, और जब हम टाइम डायलेशन की बात करते हैं तो टाइम डायलेशन क्या है? एक रियल इफेक्ट है। तो म्यू मैसन दोबारा से एक बार मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी है। हमारे पास, हम जब भी बात करते हैं, कोई हमारा जो अर्थ है, अर्थ के बाहर क्या अपना एक एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है और इसके चारों तरफ क्या है? एक अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर। ठीक है, तो जब ये कोई भी लाइट भी आपका जो आउटर रेडिएशन है जो यूनिवर्स एंड अर्थ में एंटर करता है, तो कॉस्मिक रेज उनमें से एक है, सबसे हाईली एनर्जेटिक रेज होती हैं और इनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है किसी भी वेव से। तो जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में पेनिट्रेट करती हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? म्यू मेसॉन्स में। ठीक है, किस में कन्वर्ट होती हैं? म्यू मेसॉन। तो जब भी हमारे पास रेडिएशन है, एनर्जी है ना, ये एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? पहले म्यू मेसॉन में। और म्यू मेसन का जो लाइफ टाइम होता है ये कितना होता है? 2 × 10⁻⁶ और उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। समझ में आया? अब जो म्यू मेसन बने, इन ये केवल 2 × 10⁻⁶ तक ही आपके क्या होते हैं? बनते हैं। 2 × 10⁻⁶ तक ही ये बनते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है? ये एनिहिलेट। एनिहिलेट होके क्या बन जाते हैं? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो जब ये आपके म्यू मेसॉन्स अर्थ के सरफेस से बने और जब हमने इनका लाइफ टाइम देखा, 2 × 10⁻⁶ है। ठीक है, और उसके बाद ये कितनी डिस्टेंस, इनकी जो स्पीड है वो 0.998 सी के अराउंड ऑफ होती है। ठीक है, यहाँ हम कहें कि ये कितनी होती है? 2.998 × 10⁻⁻, या 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इससे जो हमने देखा कि इनकी स्पीड कितनी है और कितने लाइफ टाइम तक ये रहते हैं। जब हमने इनके टोटल लाइफ टाइम में कितनी डिस्टेंस एक्चुअल में इन्होंने ट्रेवल की होगी, वो डिस्टेंस जो इन्होंने हमने मेजर करी, ये डिस्टेंस थी लगभग लगभग 600 मीटर। और ये एक्चुअल में क्रिएट कितने ऊपर हो रहे थे अर्थ के सरफेस से? ये हो रहे थे 10 किलोमीटर के ऊपर ये क्रिएट हो रहे थे। तो क्या ये अर्थ के सरफेस तक पहुंच सकते हैं? नो नो सर। ठीक है, अगर हम क्लासिकली देखें तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि ये 600 मीटर की मैक्सिमम डिस्टेंस अपने पूरे लाइफ टाइम में ट्रेवल कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। क्योंकि जो इसका लाइफ टाइम है 2 × 10⁻⁶ है और इसकी वेलोसिटी क्या है? 2.998 मीटर तो लेकिन जब ऑब्जर्वेशन हुए तो ये देखा गया ये इनकी प्रेजेंस अर्थ के सरफेस के नज़दीक है। दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी अर्थ के सरफेस के नज़दीक हैं, तो इसका मीनिंग क्या निकला? कि ये अर्थ तक पहुंच रहे हैं। अब जब ये 600 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर ही नहीं सकते तो ये अर्थ तक पहुंच कैसे रहे हैं? और ये कुछ देर बाद एनिहिलेट होकर पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद भी म्यूमेसॉन हमें अर्थ के सरफेस के आसपास दिखाई दे रहा है। तो क्लासिकल के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई थी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में। तो हमारे पास आई कौन सी? हमने यूज करा, अब जब रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट आए
तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट को हमने यूज करा टाइम डायलेशन के लिए। हमने कहा जो ये 2 × 10⁻⁶ सेकंड का जो टाइम है, ठीक है, ये म्यू मैसॉन की लाइफ टाइम है। कौन से फ्रेम में? अपने फ्रेम में। कौन से फ्रेम में? अपने फ्रेम में। यानी ये इसका एक्चुअल टाइम इंटरवल, प्रॉपर टाइम है 2 × 10⁻⁶ सेकेंड। लेकिन जो ऑब्जर्वर अर्थ में है, उस ऑब्जर्वर जो अर्थ में है उसके लिए क्या इसका लाइफ टाइम यही होगा? क्योंकि इस ऑब्जर्वर के लिए जब ये दूसरे इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है जिसकी वेलोसिटी बहुत हाई है, तो अब हम टाइम डायलेशन लगा सकते हैं क्योंकि स्पीड बहुत हाई है, इट इज अल्ट्रा हाई ना, 0.998 c। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने टाइम डायलेशन का फॉर्मूला यूज करा। तो टी इक्वल्स टू क्या करा, T0 अपॉन 1 - 0.998 c का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, है ना, तो क्या बचेगा 0.998 का स्क्वायर। और जो यहाँ से टी आया, ये कितना आया 3.17 × 10⁻⁵ सेकेंड। तो यहाँ से ये चीज पता चली कि जो टाइम इसका लाइफ टाइम है वो हमारे फ्रेम में कितना है, 3.17 × 10⁻⁵ सेकेंड। अब हमने कहा कि इतने लाइफ टाइम में इसकी स्पीड तो इंटू 10 कितनी है, 0.998 c। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा? तो जब हमने इसे देखा, इसकी स्पीड से इस लाइफ टाइम को मल्टीप्लाई करा तो ये 9.5 किलोमीटर आया। इसका मतलब अब ये पार्टिकल अर्थ के नज़दीक हमें मिल सकते हैं, ये चीज़ हमने देखी। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, जरा होल्ड करना, ठीक है। ओके सर। हाँ बच्चों, आ रही है आवाज? Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल समझ में आया तुम लोग के सभी के? जी समझ सर। में आ गया? चलो, किसी को कोई डाउट है इसमें, ये बताओ मेरे को। देखो, जो टाइम डायलेशन है अपने आप में बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है। टाइम को कंट्रोल करना, टाइम स्लो हो जाना, ठीक, इसकी वजह से जो हमारे यूनिवर्स की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे वी कैन से
प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व नहीं हो रही थी, इसके आने से वो सॉल्व होते चले गए हैं। और आने वाले टाइम में इन फ्यूचर हो सकता है बहुत नए कॉन्सेप्ट्स हमारे पास हों, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि जो आज की डेट में हमें दिखाई देता है बिल्कुल उससे फ्यूचर एकदम चेंज हो। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, जब वर्क होता है, साइंस जब वर्क करती है तो ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। ठीक हो गया? तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जो है लेक्चर नंबर आपका 5। स्क्रीन आ रही है बच्चों? यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटीज हम कहते हैं। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटी। अब फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने नॉर्मल क्लासिकल फिजिक्स की बात करें, अगर हमने दो, क्या कर रहे हैं, इवेंट्स हमारे से हो रहे हैं, सपोज दो एटम बॉम्ब्स हमने लगाए हुए हैं, टाइम बॉम्ब्स हम कहें। मैंने कहा कि एक टाइम बॉम्ब भैया उसका जो है उसके ब्लास्ट होने का जो टाइम है वो मैंने सेट कर दिया कि वो 3 बजे आपका क्या होगा, बॉम्ब ब्लास्ट होगा। और दूसरे पे मैंने बोला कि वो कितने पे होगा, 4 बजे बॉम्ब ब्लास्ट होगा। अब मैंने दो स्टूडेंट से कहा भाई तुम इनको ऑब्जर्व करो, ठीक है, इनको देखो क्या ये टाइमली, ये जो भी इनका टाइम है नोट करो और मुझे बताना है कितने बजे ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। अब जब ये इवेंट हुआ 3 बजे, तो दोनों ने अपना टाइम मेजर करा होगा, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये जो इवेंट है इसके लिए किस टाइम पे हुआ होगा ऑब्जर्वर ए के लिए? हाँ बच्चों, ऑब्जर्वर ए के लिए किस टाइम पे हुआ होगा? 3 बजे। 3 p.m. बजे। और ऑब्जर्वर 4 के लिए? 4 p.m. 4 बजे। इन्होंने टाइम इंटरवल अपना नोट करा, दोनों के लिए टाइम इंटरवल क्या थे, सेम थे। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, दो इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। अब मैंने बोला कि दोनों जो बॉम्ब ब्लास्ट है, मैंने कहा 3 बजे मैंने फिट कर दिया, ठीक है, दोनों बॉम्ब ब्लास्ट मैंने 3 बजे फिट कर दिया। मैंने कहा बॉम्ब ए भी 3 बजे फटेगा और बॉम्ब बी भी कितने बजे फटेगा, 3 बजे, ठीक है। और मैंने कहा कि एक ऑब्जर्वर जो ए था, मैंने कहा भैया अब तुम स्टेशनरी हो, तुम्हें इसको देखना है, मुझे बताना है कि क्या दोनों एक साथ ब्लास्ट हो रहे हैं। तो ऑब्जर्वर ए ने इसे देखा, स्टेशनरी, ऐसी ऑब्जर्वर बी ने भी इसे देखा। तो इस केस में बताओ इन्हें एक साथ बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए दिखाई देंगे, दोनों स्टेशनरी हैं। Yes, यस sir. सर। इस केस में भी यही होगा, दोनों जब देखेंगे तो ये 3 बजे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, इसका भी 3 बजे, ये कहेगा एक साथ हुए, इसके लिए भी ये दोनों इवेंट क्या हो रहेंगे, एक साथ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे। अब मैंने कहा नहीं, अब मैंने कहा जो ये 4 बजे अब मैंने बॉम्ब यहाँ पर आपका ब्लास्ट होना है, अभी 4 बजे जो बॉम्ब ब्लास्ट होगा, मैंने इस ऑब्जर्वर ए से बोला कि भैया तुम यहीं पर खड़े रहो, और ऑब्जर्वर बी से मैंने कहा कि तुम अब स्पेस में बहुत हाई वेलोसिटी यानी वी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल करना स्टार्ट करो। अब बताओ मुझे, क्या ये सेम टाइम पे इन्हें ऑब्जर्व होंगे या टाइम अलग अलग होगा? सर अब अलग अलग देखो, अलग अलग होंगे। होगा। अलग अलग होंगे अब सर। चेंज होगी क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं जो हमारे पास टाइम है, टाइम इंटरवल वो अलग अलग होता है, और किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे भी वो डिपेंड करता है। आपका जो दो इवेंट्स हैं, सर अब यहाँ बेटे, सर हमेशा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेस में ही वर्क करेगी या अर्थ में भी कर सकती है? नहीं, जहाँ वो टाइम कहीं भी डिपेंड कर होगा। सकती है बेटे, बस ये है कि ऑब्जेक्ट्स की स्पीड हाई होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड के नियर बाई होनी चाहिए, ठीक है। स्पेस की बात इसलिए करता है ओके क्योंकि सर। बात यह है कि हम जो अधिकतर जो यहाँ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं वो बहुत हाई वेलोसिटीज में हो रहा है ना। तो इसलिए जो कंपैरिजन करने के लिए कहते हैं स्पेस में भेज रहे हैं, क्योंकि अगर लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो अर्थ में ट्रैवल करेगा तो एक ही साइड में कई राउंड लगा देगा, है ना। इसलिए नॉर्मली वर्ड यूज किया यस जाता है सर। कि स्पेस में मूव कर रहा है। अदरवाइज अगर हम बात करें जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो इतनी हाई स्पीड से ट्रैवल करते हैं, है ना। अब जैसे म्यू मैसॉन की अभी बात करी थी हमने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इतनी इनकी जो स्पीड्स हैं ये इतने कैपेबल हैं कि लाइट की स्पीड के आसपास ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है।
इन फिलहाल ऐसा ऑब्जेक्ट की जो लाइट की स्पीड के आसपास ट्रेवल करे अर्थ में, एटलीस्ट वो कंडीशन तो अभी नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ की। अगर हम बात करें डेली लाइफ में, सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल पे ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कि स्पीड जब बढ़ेगी तो हमारा टाइम भी क्या होगा, टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा। इसी तरीके से मास भी बढ़ जाता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट देखा एक थ्योरी क्रिएट की गई है ना, इस थ्योरी के ऊपर वर्क किया गया कि क्या ऐसा पॉसिबल है। और जब ये आगे स्टार्ट हुआ तो इससे रिलेटेड हमें एग्जाम्पल भी मिलते चले गए। यानी जो थ्योरी आई, जो बहुत एक इमेजिनेशन सी हमें लगती है, उनके रियल एग्जाम्पल्स हमें मिलने स्टार्ट हुए, क्योंकि यहाँ से ही हमें इक्वल्स टू MC² मिलने वाला है। सबसे यूजफुल इक्वेशन जो हमारे पास है वो इन्हीं जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ना। अगर कोई कहे कि नहीं ये तो बहुत बड़ी इमेजिनरी बातें चल रही हैं, इमेजिनेशन है, तो इक्वल्स टू MC² जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल हम कहते हैं और सबसे ज़्यादा फेमस इक्वेशन है, वो इसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आती है। तो अभी हम देखेंगे किस तरीके से, क्योंकि हम 2 स्टेप दूर हैं अभी उससे। 2 लेक्चर के बाद हम इस इक्वेशन को डेराइव करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ से मैं तुम्हें जो 2 मैंने एग्जांपल दिए, मुझे ये बताने का मेरा मेन एम ये था कि जो 2 इवेंट्स एक फ्रेम में साइमल्टेनियस होते हैं, वो दोनों इवेंट्स किसी दूसरे जो मूविंग फ्रेम है उसके रिस्पेक्ट में साइमल्टेनियस नहीं होंगे। रिलेटिविटी में ऐसा होता है। क्लासिकल तो कहते हैं कि जो 2 इवेंट साइमल्टेनियस एक ऑब्जर्वर के लिए है तो दूसरा ऑब्जर्वर के लिए भी वो क्या होंगे, साइमल्टेनियस होंगे। लेकिन रिलेटिविटी कहती है कि जो 2 इवेंट एक ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियस हैं वो दूसरा ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियस होंगे, ऐसा नहीं है। अब कहाँ से ये चीज आएगी, फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, लॉरेंस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ठीक है। तो फिर से हम पहुंच रहे हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पे। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पे अब हम पहुंचेंगे। तो इसके लिए अगेन हमने क्या करा, हमने 2 फ्रेम लिए, ठीक है। इस तरीके से हमेशा हमें काम करना है, एक स्टेशनरी फ्रेम होगा, एक क्या होगा, मूविंग फ्रेम। अब इन फ्रेम पे हमने क्या करा कि स्पेस में 2 अपने जो भी हमने कहा इवेंट्स हैं A और B, में भी एटम बॉम्ब हो सकते हैं, कोई भी इवेंट हो सकता है। इन इवेंट्स को मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया। अब मैंने कहा कि एक की पोजीशन X1 है, दूसरे की X2। यानी X1 और X2 अगर मैंने बोल दिया तो ये किसके रिस्पेक्ट में हो रही है बात, X1 और X2 किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही होगी, ए और बी के रिस्पेक्ट। सर ये कौन से एस फ्रेम, वाले फ्रेम के कौन से रिस्पेक्ट फ्रेम, में, एस फ्रेम, एस वाले। स्टेशनरी फ्रेम। तो मैं हमेशा याद रखना बेटा, सारा खेल ही ऑब्जर्वर का है इसमें, ठीक है। ऑब्जर्वर अगर तुमने गलत तरीके से पढ़ लिया तो सारा तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम तुम करने जा रहे हो उसमें बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ऑब्जर्वर का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो अभी जो मैं X1 और X2 कोऑर्डिनेट बोले, तो ये मतलब किसके अकॉर्डिंग हमने क्या कहा कि पोजीशन है इन 2 इवेंट्स की A और B के रिस्पेक्ट में। यहाँ लिखा हुआ है वेयर X1 एंड X2 फ्रॉम दी ओरिजिन विथ P एज देयर मिड पॉइंट। ठीक हो गया। चलो डायग्राम देख लेते हैं, इसका डायग्राम नहीं बनाया है। लेट A and B be 2 points along x-axis in the stationary frame as at distance x1 and x2 from the origin with P as their midpoint। इसने बोल दिया कि इनके बीच में कोई मिड पॉइंट P है, ठीक है। 1 मिनट बच्चों। ठीक हो गया। बिकॉज द, अब देखो इसके बाद अब कह रहे देन द फ्लैश ऑफ लाइट एमिटेड एट P विल अराइव एट A and B एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। अब इसने इवेंट को दूसरे तरीके से डिफाइन कर दिया। इसने कहा इस पॉइंट P से हमने क्या करा, फ्लैश ऑफ लाइट को स्टार्ट किया। तो फ्लैश ऑफ लाइट दोनों की तरफ गई होगी, और सिंस लाइट को हमने भेजा है तो लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट है, यानी X में और X2 में दोनों में सेम टाइम पे पहुंची होगी। ऐसा ही हुआ होगा ना, हाँ बच्चों। यस सर। इस Yes, मिड sir. पॉइंट पे, बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे A और B से हमने क्या करा, एक पॉइंट P सेट कर दिया और यहाँ से हमने फ्लैश ऑफ लाइट को दोनों पॉइंट्स की तरफ भेज दिया। तो जैसे हमने बल्ब ऑन करा, लाइट बीम A की तरफ भी गई और B की तरफ भी गई, और फाइनली हमें क्या मिला,
ये जो फ्लैश लाइट्स हैं x1 और x2 पोजीशन पे हमें मिल गई। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये लाइट बीम को ये दोनों सेम टाइम पे ऑब्जर्व करेंगे, यानी ये इवेंट क्या है, साइमल्टेनियस। द टू इवेंट्स of the arrival of light signals thus occur simultaneously at point A and B in frame S। अब फ्रेम एस में ये दोनों इवेंट एक साथ होते हुए हमें दिखाई देंगे। क्या अब एच डैश फ्रेम में भी ये कंडीशन रहेगी, हमें ये देखना है। चलो देखते हैं। To an observer moving in frame S dash, the corresponding value of t for the arrival of the signal at A and B will be accordance with the Lorentz transformation equation। अब अगेन हमने क्या करा, लॉरेंस ट्रांसफर। अब हमने क्या करा, ये जो x1 पोजीशन है, इस x1 पोजीशन पे हमने क्या करा, हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाई। किसके लिए, टाइम के लिए। किसके लिए लगाई हमने, टाइम के लिए लगाई। अब जो हमारे पास बॉम्ब ब्लास्ट या हम कहें कि जो अराइवल का टाइम था, इस पॉइंट P से ये A में आपकी फ्लैश ऑफ लाइट आ रही थी और पॉइंट B में भी पहुंच रही थी, और हमने कहा सेम टाइम पे पहुंच रही है। हमने कहा कि टाइम T पे इस पे पहुंच रही थी। इसकी पोजीशन थी x1 और इसकी पोजीशन क्या थी, x2। किसके रिस्पेक्ट में है ये, स्टेशनरी फ्रेम के रिस्पेक्ट। फ्रेम के। अब मैंने कहा ये जो टाइम है t और जो इसकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन है x1, तो इसके लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन टाइम की फॉर मूविंग ऑब्जर्वर क्या होगी। तो t1 डैश हमें पता ना, t1 डैश के लिए क्या कंडीशन थी, t यही था ना, t इक्वल्स टू, यानी टी डैश इक्वल्स टू टी माइनस एक्स वी ओवर सी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। यही है ना, है ना यस भैया। सर। जी सर। तो अब हमने यहाँ पर टी के टी डैश क्या एक्चुअल में t1 डैश है, हमें ए पॉइंट के लिए देखना। तो टी ये तो सेम रहेगा ना इसके लिए, भाई एक ही जी टाइम पे सर। पहुंच रही थी, मैंने कहा 3 बजे दोनों में फ्लैश ऑफ लाइट पहुंची। तो टी माइनस x1 वी ओवर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ऐसे टी टू डैश इक्वल्स टू टी माइनस x2 वी ओवर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक हो गया, ठीक है। तो इसके बाद अब जब मैंने क्या निकालना है, टाइम इंटरवल। अब अगर पहले के लिए हमने क्या करा था, ये आपका t1 था और ये क्या था, t2 था, यही था ना स्टेशनरी फ्रेम के लिए। तो t1 माइनस t2 क्या आ रहा था, 0 आया ना यहाँ से। तो इसका मतलब इन दो इवेंट्स के होने में के बीच में कोई भी टाइम इंटरवल नहीं था। क्या ये कंडीशन t1 डैश माइनस t2 डैश के लिए भी होगी, अब हमें ये नहीं। ठीक है। या t2 डैश माइनस t1 डैश के लिए कंडीशन होगी कि t1 माइनस t2 तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब t1 डैश माइनस t2 डैश देंगे, अगर ये भी 0 आ गया तो मतलब सेकंड ऑब्जर्वर जो मूविंग है उसके लिए भी आपके जो इवेंट्स हैं वो सेम साइमल्टेनियस। रहेगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा, तो मैं इक्वेशन से साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि t तो हमारे चलो कैंसिल आउट होगा, लेकिन ये x1 और x2 वाली टर्म अब कैंसिल आउट नहीं होगी। नहीं होंगे। तो इसलिए जो टाइम इंटरवल आया t2 डैश माइनस t1 डैश, अभी कितना आया, v x1 माइनस x2 अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये रिलेटिविटी का ही एक कमाल है कि जो दो इवेंट साइमल्टेनियस थे एक फ्रेम में, अब वो दूसरे फ्रेम में साइमल्टेनियस नहीं है। समझ आया। यस सर। जी तो सर। मैंने कहा ना सबसे इम्पोर्टेंट है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, उसमें मैथमेटिक्स थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसके आगे के जो हमने डेरिवेशन अभी तक देखे ना, मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है। कल वैल्यूज़ रखनी है, उनमें कॉन्सेप्ट जो समझना है वो हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से इवेंट्स हो रहे हैं और ऑब्जर्वर किस तरीके से उन इवेंट्स को देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हमें स्टेशनरी और मूविंग ऑब्जर्वर दोनों की कंडीशंस को बहुत ध्यान में रखना है। अब यहाँ भी यही था, दो इवेंट्स थे ए और बी, इनकी पोजीशन अलग थी। इसका मतलब यहाँ पर इनकी पोजीशन की वजह से क्या हुआ, इनके बीच में टाइम गैप आ गया जब इन्हें मूविंग फ्रेम देख रहा था, क्योंकि ये इवेंट सेम टाइम पर अकर हो रहे थे, यानी t1 भी टी टाइम पर अकर हो रहा था और t2 भी किस में अकर हो रहा था, टी टाइम पे।
एक ही टाइम पर हो रहे, तो इनके बीच का टाइम इंटरवल कितना आया, T2 माइनस T1, ये कितना आ गया, 0। लेकिन जब हमने बात करी किसकी, मूविंग फ्रेम। मूविंग फ्रेम की, तो हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करी। तो जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने यूज करी, तो इससे क्या हुआ, इनका जो पोजीशन की वजह से क्या हुआ, इनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो अब 0 नहीं था, उसकी वैल्यू आई v(x1 - x2) अपॉन सी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v² ओवर सी स्क्वायर। अब डेल्टा टी 0 नहीं है, इसका मतलब ये दो इवेंट्स जो साइमल्टेनियस थे फ्रेम एस में, अब एस डैश में वो साइमल्टेनियस नहीं रहे। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटी। आया समझ में? जी सर। चलो, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में? चलो अब मैं तुम्हें एक क्विज दे रहा हूँ, फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे के डेरिवेशंस के लिए। ये है रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। तो उससे पहले मैं तुम्हें अभी एक क्विज दे रहा हूँ, तो क्विज तुम लोग अटेम्प्ट करोगे। बच्चों आ गया, ठीक है, असाइनमेंट 1 तुम्हारे पास, यानी क्विज 1। तो क्विज 1 करो, क्योंकि इसके बाद के क्विज तभी कर पाओगे जब हम अपना नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे। तो इसे अटेम्प्ट करो तुम लोग, इसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। 1 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम तो मैं दे रहा हूँ, पढ़ो ध्यान से और इस क्विज को अटेम्प्ट करो। सडन। सर आपने कितनी क्विज भेजी है? एक ही भेजी। ओके।
हेलो। हाँ अच्छा, मुझे लगा नेटवर्क प्रॉब्लम, मेरा सर की आवाज नहीं आ रही। सर कहाँ गए पर? ओमकार ने फोन मिलाया शायद से सर को। हाँ बच्चों, हो गया? कोई हो गया? यस सर। जी सर। चलो ठीक है। यस सर, अब हो गया। हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। अब मैं दोबारा से स्क्रीन अपनी प्रेजेंट करता हूँ। देखो, ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। कि आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हमने अगर क्लियर करना है तो हमें ये कॉन्सेप्ट अपने जो अभी चल रहे हैं फिलहाल इन्हें क्लियर करते हुए चलना पड़ेगा। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटी बहुत टफ चीज़ नहीं है, बहुत आसान सा है, लेकिन हमें इन चीज़ों को याद रखना है क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में कहीं ना कहीं ये यूज़ होती हैं चीज़ें। तो अब हम जो जा रहे हैं, स्क्रीन मेरी अभी नहीं आई ना? जी सर। ओके। अब आ रहा है रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन आएगा इसके बाद जो होने वाला है वो एक बहुत लेंथी डेरिवेशन है। इस यूनिट का सबसे लेंथी डेरिवेशन है, दैट इज मास वेरिएशन फार्मूला। तो काफ़ी टाइम टेकिंग है, हम उसे कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से समझें। तो उसको समझने से पहले हमें जो अभी ये करंट टॉपिक है रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, इसे हमें समझना होगा। अब देखो, अभी तक जो आपने क्लासिकल फिजिक्स पढ़ी है, क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है, हमारे पास दो फ्रेम्स हैं, ठीक है, और हमने कहा कि इसमें हमारे पास एक आपका ये जो फ्रेम है वी वेलोसिटी से, अभी मैं क्लासिकल की बात कर रहा हूँ, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसके अंदर एक आदमी भाग रहा है जिसकी वेलोसिटी क्या है, इस ओ डैश के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी यू डैश है। तो बाहर वाले ऑब्जर्वर ओ को इस ऑब्जेक्ट ए की क्या वेलोसिटी दिखाई देगी? वी प्लस यू डैश। हाँ, वी प्लस यू डैश, यही होगा ना? क्लासिकल में यही तो होता ना। अगर जी। भैया दो कारें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, एक की वेलोसिटी u1 है दूसरे की u2 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती थी? u1 माइनस u2। और अपोजिट में है तो u1 प्लस u2, जैसा हमने माइकलसन मोलर एक्सपेरिमेंट में देखा था, है ना? जी। और अगर इस तरीके की कंडीशन है जो मैंने तुम्हें दूसरी बताई थी कि आपकी ये ट्रेन है, इस ट्रेन ये ट्रेन v वेलोसिटी से जा रही है, इसके ऊपर एक आदमी यू डैश वेलोसिटी से भाग रहा है, तो बाहर वाले ऑब्जर्वर को इस आदमी की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी? ट्रेन की वेलोसिटी प्लस द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यही होगा। ये थी हमारी क्लासिकल रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटीज। अब क्या रिलेटिविटी में भी यही चीज होगी? इसके लिए अब हमें डेरिवेशन लेकर आना है। अगर ऐसी आ गई फिर तो बहुत बढ़िया, इसका मतलब क्लासिकल हायर वेलोसिटीज में भी वैलिड है। अगर ऐसा नहीं आया तो फिर हमें एक नया फार्मूला मिलेगा, और अब ऐसी बात है हमें नया फार्मूला यहाँ पर मिलने वाला है, तभी हम इस डेरिवेशन को देख रहे हैं। तो अब हमने क्या करा, अगेन क्या करेंगे, हम दो फ्रेम्स लेंगे। अब तो याद हो गया होगा ना सबको? जी। दो फ्रेम लेना है, एक लेना है स्टेशनरी, दूसरा लेना है मूविंग। और मूविंग हमने मोशंस को यहाँ पर हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग करवाना है, क्योंकि हमें अपने कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है।
क्योंकि वाई जेड एक्सिस अगर आ जाएंगे 3 डायमेंशन में कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन वही प्रोसीजर होगा लेकिन स्टेप्स बहुत बड़े हो जाएंगे क्योंकि टर्म्स हमारी बढ़ते चले जाएंगे। तो हमने क्या माना, इस बार हमने कहा कि हमारे पास 2 फ्रेम है अगेन, एक है एस, दूसरा है एस डैश, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तुम्हें याद रखना ये तो तुम्हें हर जगह बनाना है। एक ऑब्जर्वर भी दिखाओगे o और o डैश, और इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिखोगे x x डैश, y डैश y एंड z z डैश। ये 2 फ्रेम्स हो गए। हमने कहा इसमें एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है स्पेस में, ठीक है। जब इस ओ डैश ऑब्जर्वर ने इसे देखा तो इसने, और ए डैश ऑब्जर्वर ने क्या देखा कि इसने डी टी डैश डिस्टेंस टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट करा, डी एक्स डैश, डी टी डैश टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट करा, डी एक्स डैश। तो इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, क्या रही होगी डी इसकी डैश अपॉन में डी टी डैश, डी एक्स डैश बाई डी टी डैश, डी टी डी डैश। टी डैश। समझ रहा है, समझ रहे हो ये चीज़, ये समझ में आई ना। हमने बात जी करी एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, और वो मूव कर रहा है जब हम उसे फ्रेम जो मूविंग ऑब्जर्वर है ओ डैश उसे जब देख रहा है तो वो ये कहता है कि इसने डी एक्स डैश डिस्टेंस ट्रेवल करी है कितने में, डी टी डैश टाइम में। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यू डैश इक्वल्स टू डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश। फिर दूसरा ऑब्जर्वर था जो स्टेशनरी है, उसने कहा नहीं मेरे फ्रेम में तो जो इसने डिस्प्लेसमेंट करा मेरे अकॉर्डिंग वो कितना, डी एक्स, और कितने टाइम में उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी है, डी टी में। तो इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या आएगी, u। दोनों ही अपनी जगह सही हैं क्योंकि दोनों अपने फ्रेम से इस पार्टिकल के मोशन को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इससे आगे देखते हैं क्या चीज हमारे पास आई। यहाँ पर सेम चीज यही लिखी हुई है, देखो u डैश कितना आया था, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन फ्रेम s डैश, यानी मूविंग फ्रेम में क्या है, इट्स डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश। फिर अब यहाँ पर क्या करा, हमने लगाया लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। फिर से हमने क्या यूज करा, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन तुम्हें याद हो जाने चाहिए फॉर पोजीशन एंड टाइम। तो जब हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यहाँ पर लगाई तो हमने क्या करा, डी एक्स डैश ओवर डी टी, ये वैल्यू हमने इसमें निकाली, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिला, चलो देखते हैं। अब यहाँ पर देखो डी एक्स डैश ओवर डी टी क्या बनेगा भाई, कोई बताएगा मुझे, डी एक्स डैश ओवर डी टी। अभी हम इसका कर रहे हैं पहले वाले का, डी एक्स डैश ओवर डी टी क्या बनेगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी एक्स ओवर डी टी बनेगा ना, जी सर। जी और सर, टी का क्या होगा, 1, यही 1 रहेगा। और अपॉन में जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है इसका क्या डिफ्रेंशिएशन होगा, सर इसका ये तो कांस्टेंट, ये है, हो जाएगा। ठीक है, ये है कांस्टेंट है सर ये। constant। तो ये एज इट इज रहेगी। अब जी। लेकिन यहाँ लिखा है डी एक्स डैश इक्वल्स टू डी एक्स माइनस वी डी टी, यानी यहाँ से डी टी को हम क्या कर दें, इधर भेज दें, तो हमें डी एक्स डैश की क्या वैल्यू मिल जाएगी, डी एक्स माइनस वी डी माइनस वी डी टी, वी डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर। वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमें मिल गई डी एक्स डैश, जी सर, ठीक हो गया। अब हम निकालना है डी टी डैश, फिर हमने टी के रिस्पेक्ट में इस दूसरी इक्वेशन को भी क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो जब हमने इसे डिफ्रेंशिएट करा होगा तो क्या बना होगा, ये डी टी डैश ओवर डी टी इक्वल्स टू टी का क्या रहा होगा, 1 हो गया होगा टी के रिस्पेक्ट में, Yes. माइनस एक्स वी ओवर सी स्क्वायर। देखो v भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो केवल किसका रहा होगा, इट्स डी एक्स ओवर डी टी, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, v ओवर सी स्क्वायर, और होल अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक हो गया। फिर से हमने क्या करा होगा, इस dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इधर न्यूमरेटर में पहुंचा दिया होगा, तो ये बनेगा dt, यहाँ से dt हट जाएगा तो dt माइनस वी डी एक्स ओवर सी स्क्वायर। तो हमें यहाँ से देखो 2 चीज़ें पता लगी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को को डिफ्रेंशिएट करने के बाद t के रिस्पेक्ट में डी एक्स डैश हमारी ये वैल्यू बनी और डी टी डैश हमारी ये वैल्यू बनी।
अब मुझे यू डैश की रिक्वायरमेंट है इक्वेशन नंबर 1 से, देखो तो दोनों को इक्वेशन 1, तो क्या करना चाहिए अब मुझे, डिवाइड कर दो dx डैश अपॉन dt। है ना, डी एक्स डैश और डी टी डैश Yes, को sir. की वैल्यूज कहाँ रख दूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से यू डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, इट्स डी एक्स माइनस v माइनस dt वी डी टी अपॉन dt माइनस v dx डी ओवर c माइनस स्क्वायर वी डी एक्स ओवर सी। c स्क्वायर। ठीक हो गया। जी। तो यहाँ से अब देखो यू डैश हमारे पास एज इट इज रहा, ऊपर भी मैंने डी टी को क्या ले लिया कॉमन। वैसे मैं ये कर सकता था क्योंकि इसने यहाँ पर स्टेप कर रहे हैं, तो मुझे तुम्हें दिखाना पड़ा ये कैसे आए हैं। ये तो सीधे हम डी एक्स ओवर डी टी ही यहाँ पर लिख देते, यहाँ भी हम डी टी ओवर डी टी डैश ओवर डी टी लिखते, तब भी हमारा यही आंसर आ जा रहा था डायरेक्ट। तो अब जो स्टेप हमने यहाँ कम इधर करे थे, अब यहाँ पर हमें वही चीज़ वापस लानी पड़ेगी। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से क्या ले लूँ, डी टी को कॉमन। तो देखो न्यूमरेटर में डी टी कॉमन लूंगा, क्या बनेगा, dx by dt डी एक्स बाई dx by dt माइनस v v माइनस v यही आया अपॉन था पहले भी हमारा, लेकिन वहाँ हमने डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया dt था। नीचे क्या बना, डी dt टी कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट क्या में बना, 1 माइनस माइनस dx by v dt by dx by dt डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ अपॉन में क्या है सी स्क्वायर। सी स्क्वायर। ठीक हो गया। तो डी टी से डी टी क्या हो गया, कैंसिल। डी टी से डी टी क्या हो गया, कैंसिल। अब बताओ यहाँ पर ये डी एक्स बाई डी टी क्या था एक्चुअल में, u स्टेशनरी फ्रेम यू था के ना, Yes, यू sir. इक्वल्स टू क्या आया यू, ये क्या हो गया माइनस माइनस वी माइनस माइनस v अपॉन में कितना आया 1 माइनस माइनस और अपने c स्क्वायर यू u अपॉन c वी स्क्वायर। ओवर सी स्क्वायर। यस सर u भी है। यही है आपका yes रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। यू डैश इक्वल्स टू यू माइनस वी ओवर 1 माइनस यू वी ओवर सी स्क्वायर। यानी जो वेलोसिटी नॉर्मल क्लासिकल में हम रिलेटिव लेते थे वो क्या थी, यू डैश इक्वल्स टू यू माइनस वी। अब वो यू, अच्छा तो यहाँ पर वो क्या बन गई हमारी, इट्स u माइनस वी के अपॉन में हमारे पास एक और फैक्टर आ गया 1 माइनस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, यानी जो हमारा नॉर्मल क्लासिकल फिजिक्स थी उससे हमें यहाँ क्या मिल गया, वेरिएशन। चलो हम देखते हैं, यही चीज हमारे पास इधर है, और अगर मैं इसे इनवर्स में यूज करूँ फिर क्या होगा, v माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, यू डैश इक्वल्स टू क्या होगा, मतलब यू Plus इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू डैश प्लस वी वी, और अपॉन में क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस यू वन प्लस टू यू डैश वी वन ओवर प्लस सी u स्क्वायर। dash v अपॉन c स्क्वायर। ठीक हो गया, जी सर। आसान सा डेरिवेशन था, यस इसमें सर। टफ कुछ भी नहीं था भाई। ठीक है, क्योंकि देखो इसने यू डैश के लिए जो हम इक्वेशन लेकर आए, ये आसानी से हमें मिल गया कितना, यू माइनस वी ओवर 1 माइनस यू वी ओवर सी स्क्वायर। यहाँ पर स्टेप मेरे ख्याल से दोबारा से इन्होंने किया है, ये समझ में आया तुम्हें। जी। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो जितने भी स्टेप्स हमने करे हैं हम दोबारा से पहुंचेंगे इसमें। हमने एक दो फ्रेम लिए, ठीक है, एक फ्रेम का हमने बोला स्टेशनरी फ्रेम एस है, दूसरा फ्रेम क्या है, एस डैश। अब हमने एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करा जो मूव कर रहा है स्पेस में। इसने अपने अकॉर्डिंग बोला कि इसकी जो वेलोसिटी है, जो आपका मूविंग ऑब्जर्वर है उसने बोला ये डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश है इसकी वेलोसिटी, और जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर था उसने बोला इसकी वेलोसिटी कितनी है, यू डी एक्स ओवर डी टी। अब हमने कहा भाई ये दोनों तो अपने अपने तरीके से इस वेलोसिटी को देखना है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। इसके लिए अब हमने क्या करा, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को यूज करा, एक्स डैश एंड टी डैश वाली को। उसके बाद हमने इन्हें डिफरेंशिएट करा, क्यों, क्योंकि हमें डी एक्स और डी टी डैश की वैल्यू हमें रिक्वायरमेंट थी। तो डी एक्स डैश और डी टी डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने इस दोनों इक्वेशंस को क्या करा, डिफरेंशिएट करा। तो इन्हें डिफरेंशिएट करने के बाद, हाँ बच्चों, सर हमने x अपॉन टी क्यों नहीं लिया, dx अपॉन dt क्यों लिया? भाई हम बहुत स्मॉल वेलोसिटी उसकी डिस्प्लेसमेंट की बात रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, हम लार्ज डिस्प्लेसमेंट की बात कर नहीं रहे हैं,
क्योंकि हम देखो हायर फिजिक्स में यही काम करता है, यही होता है ना, हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने वेलोसिटी को इसी तरीके से डिफाइन करा है, बहुत स्मॉल चेंज के लिए, क्योंकि इनफाइनाइटली क्या होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होते रहेंगी। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि बहुत स्मॉल पोर्शन में हमने वेलोसिटी ली, यानी हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हम पूरी रेंज नहीं लेके चल रहे, फिर हम इसे बाद में पूरा का पूरा इसे फिर फाइनल जो आंसर आता है उसमें हमें कंप्लीट रेंज मिल जाती है इंटीग्रेशन करके। तो फिलहाल अभी हमने इसमें डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश का ही फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है। हम बात कर रहे हैं किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में कितना, बहुत यही होता है ना ये कि इनफाइनाइटली स्मॉल आपकी डिस्टेंस है डी एक्स डैश, और डी टी डैश क्या उसके करस्पॉन्डिंग टाइम है। तो हम इसी तरीके से यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स अपॉन टी वाला यहाँ पर हम रूल नहीं लगाते क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एवरेज वेलोसिटी को। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, हम ये नहीं कह रहे कि वो कांस्टेंट है, वो वेरिएबल होगी। ठीक है, वेरिएबल बिल्कुल हो सकती है। तो वो अगर हम एक्स अपॉन टी ले ले तो हम क्या ले लेंगे, पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं, तो क्या वेरिएशन हुआ हमें ये पता करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या लेते हैं, इसलिए उस कंडीशन को खत्म करने के लिए एवरेज की वैल्यू ना लेके हम क्या ले लेते हैं, बहुत स्मॉल लाइफ जो आपका स्मॉल इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल है उसके करस्पॉन्डिंग कितना उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्योंकि लार्ज स्केल में अगर हमने एक्स और टी डायरेक्ट यूज कर लिया, एक्स डैश अपॉन टी डैश, इसका मतलब हमने एवरेज वेलोसिटी की बात यहाँ पर कर ली। तो अभी हमें पता है कि पार्टिकल मूव कर रहा है फिलहाल डी टी डिस्टेंस टाइम में, वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डी एक्स डैश, कहाँ तक क्या कितनी टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी ये हमें नहीं पता, और ना ही हम उसे लेंगे। समझ में आया? जी सर। क्योंकि हमें नहीं पता कि पार्टिकल ने कहाँ से चलना स्टार्ट करा है, और हमें ये भी नहीं पता कि पार्टिकल कहाँ जाके रुकेगा। हमने तो बस उसे डी एक्स डैश टाइम में, डी टी डैश टाइम में देखा कि उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट करा है डी एक्स डैश। समझ में आया तुम्हें? सर अगर रेस्ट में होता तो एक्स अपॉन टी लेते ना। तब ले सकते थे, लेकिन उसके लिए भी तो हमें पता रहता कि हम पार्टिकल, देखो जब हमारे पास चीज़ें डेफिनेट हों तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर चीज़ें डेफिनेट नहीं है, तभी तो हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन लाने पड़े थे, है ना। डेफिनेट तो है ही नहीं, कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर ली है, कितनी आगे करेगा। हम इसलिए हम क्या लेते हैं, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए ही ये बात करते हैं। ठीक हो गया? तो एवरेज वेलोसिटीज हम लें, जैसे तुम हायर क्लास में पढ़ते हो हम उन चीज़ों को अवॉइड करते चले जाते हैं। और यहाँ पर तो वैसे भी नहीं पता कि पार्टिकल ने कहाँ से चलना स्टार्ट करा था और कहाँ जाके रुकेगा, तो हमारे लिए तो एक्स डैश और टी डैश को डिटरमाइन करना वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं, वैसा स्टेंटेन बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल्स के लिए हम क्या करते हैं, बात करते हैं। अभी आगे भी देखोगे तुम आइंस्टाइन वाली इक्वेशन में, वहाँ भी हम डी डब्ल्यू या डी के यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जब वह पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी तो किस तरीके से उसकी टोटल एनर्जी में चेंज आएगा वो हम देखेंगे। तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हम बहुत स्मॉल वैल्यू को कंसीडर करते हैं, फिर इंटीग्रल करके पूरी लिमिट लगाते हैं। फिलहाल तो हमें ये भी यहाँ पर लिमिट भी बताने की कहाँ से कहाँ हम पहुँचे हैं। ठीक हो गया बच्चों? अब ये फॉर्मूला हमारे पास आया फाइनली, u इक्वल्स टू यू डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर। ये बताता आपका रिलेटिविस्टिक एडिशन थ्योरम। इसे क्या बोलते हैं? रिलेटिविस्टिक एडिशन थ्योरम फॉर वेलोसिटीज। अगर क्लासिकल होती तो बड़ा आसान था, u इक्वल्स टू यू डैश प्लस वी से हमारा काम हो जाता, लेकिन जब हम रिलेटिविटी में हैं तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया, इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर की एक नई टर्म आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है इसके साथ अटैच होके, क्या आता है, डेराइव वेलोसिटी एडिशन थ्योरम एंड शो दैट इट इज कंसिस्टेंट विद आइंस्टाइन सेकंड पोस्टुलेट, या कंसिस्टेंसी ऑफ आइंस्टाइन सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या था, कौन बताएगा मुझे आइंस्टाइन का? Speed of light is स्पीड constant. ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। हमने तो बोला ना अभी तक कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, तो प्रैक्टिकल प्रूफ भी तो हमें चाहिए। आइंस्टाइन ने बोल दिया कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, क्या ये वाकई होती है? देखो अब जो फार्मूला हमारे पास आया यू डैश प्लस वी ओवर 1 प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर, ठीक है, ये किसके इक्वल था आपका?
u इक्वल्स टू, यू डैश यू यू ठीक है। अब हमने कहा कि जो ये ट्रेन है यानी जो फ्रेम है, ये ट्रेन कितनी स्पीड से मूव कर रही है, c स्पीड से, यानी ये ट्रेन फ्रेम है, मूविंग फ्रेम है, और इसके ऊपर एक आदमी भाग रहा है, वो भी c स्पीड से, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो भी c स्पीड से भाग रहा है। तो बाहर वाले ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी मिलनी दिखनी चाहिए? क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए? c प्लस सी होगी ना, यस सर। 2c होनी चाहिए थी। हाँ ऑब्वियसली सर, बात है, सही ट्रेन होगी। सी से चल रही है और उसके ऊपर ऑब्जेक्ट भी सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अब आउटर ऑब्जर्वर के लिए जो स्टेशनरी है उसके लिए टोटल स्पीड जो होगी, फाइनल स्पीड जो होगी इस ऑब्जेक्ट की 2c होगी। अब इस फॉर्मूले में लगा के देखते हैं भाई क्या ऐसा होगा। यू डैश की जगह हमने क्या रखा, c, ठीक है। अब इसने देखो यहाँ पर भी ये v, इसने v रखा हुआ है, लेकिन हम अगर c भी रखना है ऐसे, अगर मैं इसे c रख दूं क्या होगा? उसी ये c प्लस, देखो नीचे कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, c प्लस सी अपॉन 1 प्लस नीचे क्या हो जाएगा, c इंटू सी ओवर सी स्क्वायर। क्या बनेगा ये? 2c अपॉन क्या हो गया, इसलिए बाय 2 1 प्लस 1 दैट इज 2, इट्स 2c अपॉन 2। कितना आया? सी यानी जो आउटर ऑब्जर्वर है उसे भी स्पीड कितनी दिखाई देगी, c। सी। और अगर मैंने बोला कि नहीं, ऑब्जेक्ट तो c वेलोसिटी से मूव कर रहा है लेकिन ट्रेन की वेलोसिटी v है, तो आउटर ऑब्जर्वर के लिए क्या होना चाहिए क्लासिकल के अकॉर्डिंग, इसकी वेलोसिटी c प्लस वी होनी प्लस चाहिए, यानी c से तो ज़्यादा ही है इसका मतलब। क्या ऐसा होता है? फिर हमने ये अप्लाई करा जो इसमें इसने दिखाया हुआ है, इस बार c प्लस वी अपॉन 1 प्लस सी वी ओवर सी स्क्वायर। फिर से वही बात हुई, c यहाँ हमने क्या करा, कॉमन ले लिया, ठीक है। इधर मतलब एलसीएम लेके हमने इसे जब सॉल्व किया और c कॉमन लिया तो c प्लस वी बनाया था, और ऊपर भी बना c प्लस वी, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बना c। इसका मतलब कोई भी वेलोसिटी, अगर जो लाइट है फ्रेम की वेलोसिटी कुछ भी हो, वो भले ही v हो या c हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट की वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। अब देखो कितनी जबरदस्त चीज यहाँ पर हमें मिली। आपका आइंस्टाइन ने अपने पोस्टुलेट्स दिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, है ना, उसने थ्योरी दी, उसने कहा कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं जा सकता, उसने थियोरेटिकल बोला, उसने कहा कि कोई भी, उसने एक्चुअल में क्या बोला था, जो स्पीड ऑफ लाइट है कांस्टेंट है, हर फ्रेम में क्या रहती है, कांस्टेंट। वो ऑब्जेक्ट या आपका फ्रेम या ऑब्जर्वर किसी की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सी कहीं से भी हम उसे देखें। फिर उसके बाद इस थ्योरी को यूज करके आपका लॉरेंस ने इक्वेशन क्रिएट करी, और फाइनली हमने देखा उन इक्वेशन से ये कंक्लूजन निकला कि वाकई जो आइंस्टाइन ने बोला था वो चीज़ एग्जिस्ट करती है मैथमेटिक्स में, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली भी ये चीज़ें बाद में प्रूफ हुई। ये चीज़ समझ में आई तुम लोग को? यह है आइंस्टाइन सेकंड पोस्टुलेट का आपका रियल होने का एक एग्जांपल, कि वो सही, मतलब दैट मीन्स वो वैलिड है, इस चीज़ को ये बताता है कि जो सी है दैट इज सेम इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। द सी इज सेम इन ऑल फ्रेम्स विच इज द सेकंड पोस्टुलेट। We can also say that any velocity added to c simply reproduces c, and c is the maximum velocity attainable velocity in the nature. So no signal can travel faster than the light in vacuum. तो यहाँ से हमें एक और बात पता लग गई कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा तेज नहीं चल सकता, ठीक है। तो जो आज के हमने भी जो दो टॉपिक देखे इस लेक्चर में, ये ज़्यादा टफ टॉपिक्स नहीं थे, लेकिन ये आगे के लिए हमें बहुत ज़्यादा, देखो अब जो ये फार्मूला आया है वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का, यू डैश प्लस वी ओवर यू डैश वी सी अपॉन सी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हमारे पास हमें डेरिवेशन करना है, कल काफ़ी लेंदी है तो इसलिए कल क्लास में टाइम से पहुंचना तुम लोग, ठीक है। जी सर। और क्योंकि ये लेंदी डेरिवेशन है, इसमें टाइम लगेगा, इट्स एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। क्योंकि जो हमने टाइम डायलेशन और लेंथ के लिए देखे थे वो तो आसान थे, 2-4 स्टेप में वो हमारे हो गए, लेकिन ये पर्टिकुलर डेरिवेशन बहुत टाइम टेकिंग है और समझने वाला है, ठीक।
तो ये हमारी क्लास आज की यहीं तक है। कल हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे जो नेक्स्ट डेरिवेशन है। मैं तुम्हें जो 3 क्विज है वो असाइन कर रहा हूँ, तो तुम लोग उसे अटेम्प्ट करो। अटेंडेंस। अटेंडेंस, चलो मैं अभी एक बार देख लेता हूँ। जब तुम क्विज में तुम्हें असाइन कर दूंगा तुम अटेंडेंस अपनी बोलना, ठीक है? मैं पहले क्विज असाइन कर दूँ तुम लोग को, उसके बाद तुम अपनी अटेंडेंस मुझे बताओगे।